जय हिंद एवरीवन। मैं हूं अरुण सिंह तोमर, यानी कि द डिफेंस उस्ताद। तो भाई, अब हमने जून 2023 के करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं, तो अब आपके जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी वाले वीडियोस लाऊंगा क्योंकि मुझे कैचअप करना है। अभी हमारा जून 2024 आ चुका है, तो भाई 10-12 वीडियोस जो है तकरीबन कवर करने हैं। एंड देन उसके बाद में वीकली करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करने हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस महीने में हम सारे के सारे जो भी जितने भी लैग्ड हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोज हैं उन सबको कवर कर लिया जाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे नेशनल एंड डिफेंस के करंट अफेयर्स। ठीक है। सबसे पहले हमारा करंट अफेयर आ रहा है, दैट इज डॉक्टर जेपीजी एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। है ना। इस बुक को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जो 2023 में थे, खैर अभी भी दोबारा बन गए हैं, उन्होंने लॉन्च किया था। और ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रिमार्केबल लाइफ पर एक तरह से प्रकाश डालती है, जो कि इंडिया की बिलव और स्टीम सर्विस में से एक माने जाते हैं। ठीक है। अब इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है डॉक्टर नजीमा माराई कयार। ठीक है। एंड डॉक्टर वाई एस राजन। ठीक है। तो ये हमारे लेट प्रेसिडेंट जो है, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में काफी कुछ बता दी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट पिग स्कूल। तो पिग जो है ना, ये असम के बोडोलैंड में है ना। ये स्पॉटलाइट में आ गया, ये जो बीटीआर है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। तो यहाँ पर जो हमारा बीटीआर है, और उन्होंने क्या बोलते हैं, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल भी है जो बीटीसी है, इन्होंने मिलकर क्या किया है, इंडिया के पहले पिग स्कूल्स को इस्टेब्लिश करने का फैसला किया है। बीटीसी ने डेनिश कंसोर्टियम ऑफ एकेडमिक क्राफ्टमैनशिप यानी कि DCAC इनके साथ में पार्टनर किया है, और उसके साथ साथ में डेलम लैंड ब्रुक्स कोले इनके साथ में ये एक एकेडमी है एग्रीकल्चर बिजनेसेस की, ताकि इस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। ई सारस मोबाइल ऐप की बात करेंगे, तो फिर रूरल आर्टिशियंस को एम्पावर करने के लिए और ऑथेंटिक हैंडक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स को प्रमोट करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का एक पार्ट है, यानी कि DNRLM, है ना। तो इन्होंने अभी रिसेंटली एक भाई हमारी मोबाइल ऐप जो लॉन्च की है, इसको नाम दिया गया है ई सारस। ठीक है, सॉरी ई सरस, मैं सारस बोल रहा हूँ, सॉरी, ई सरस। ठीक है, आजीविका क्राफ्ट बाय रूरल वुमेन। ठीक है। ये जो इनोवेटिव ऐप है ना, ये क्या करेगा, बेटर मार्केटिंग सपोर्ट देगा, ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज देगा। जो भी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा आपके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट आर टेल स्ट्राइक्स। काफी ज्यादा नाम सुना होगा अपने न्यूज में। तो टेल स्ट्राइक्स एक कंसर्निंग इशू है भाई हमारी एविएशन के क्षेत्र में। यहाँ पर ये जो टेल होती है भाई एयरक्राफ्ट की, ये ग्राउंड पे भाई क्या हो जाती है, ऐसे टच हो जाती है, ठीक है, या फिर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ टच हो जाती है ड्यूरिंग टेक ऑफ और लैंडिंग। ऐसे इंसिडेंट जब होते हैं तो एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो होती है उसमें बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, जिससे काफी ज्यादा मेजर रिपेयर्स करने पड़ते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि भाई इंडिगो जो इंडिया की लीडिंग एयरलाइंस में से एक है, उनको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े थे, क्योंकि काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट टेल स्ट्राइक इंसिडेंट्स उनकी लैंडिंग और टेक ऑफ वगैरह में हो रहे थे। तो 30 लाख का फाइन भी जो है इनके ऊपर DGCA के द्वारा लगाया गया था। DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। उसके बाद आते हैं 132nd एडिशन ऑफ डोरेंट कप। तो डोरेंट कप, जिसको एशिया का ओल्डेस्ट और वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट जाना जाता है, वो आपका उसका 132nd एडिशन जो है अगस्त 3 2023 से स्टार्ट हो गया। ठीक है। इसको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा कंडक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईडी की बात करेंगे, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो रिसेंटली यानी कि पिछले साल क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो थर्ड एक्सटेंशन दिया जा रहा था ईडी के चीफ को, उसको इनवैलिड करार दे दिया। अस्सी ने यह भी कहा कि भाई जो अमेंडमेंट था भाई हमारा CVC का, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 2021, उसका जो अमेंडमेंट था, और उसके साथ साथ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2021 और फंडामेंटल रूल्स अमेंडमेंट 2021, इन तीनों एक्ट्स को के अमेंडमेंट जो हुए थे उसको भी अपहेंड किया। ठीक है। अमेंडमेंट्स में क्या होता है, अमेंडमेंट्स में जनरली आपके जो भी टेन्योर्स होते हैं, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर्स हो गए, ईडी के जो डायरेक्टर्स हो गए, उनको 3 मैक्सिमम एनुअल एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं। ठीक है। तो भाई ईडी की अगर बात करें तो ईडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इकोनॉमिक क्राइम्स को और फॉरेन एक्सचेंज लॉस के वायलेशंस को जांचती है।
ये हमारी वर्क करती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज न्यू दिल्ली। ठीक है। अगर हम ईडी के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की बात करें तो ईडी के जो डायरेक्टर है इनको सीवीसी एक्ट 2003 के अंडर में अपॉइंट किया जाता है। इनका टेन्योर 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। 2 साल का तो मिनिमम इनको टेन्योर जो रहता है वो मिलता ही मिलता है। और कोई भी ट्रांसफर जो उनका होता है ना, तो उसके लिए भाई सीवीसी की जो आपकी अपॉइंटेड कमेटी होती है उसका पूरी कमेटी बैठती है। उसके बाद वो कमेटी अगर इस चीज को सैंक्शन करती है तभी इनका ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। मैंडेटरी 2 साल का इनका अपॉइंटमेंट होता है। उसके बाद में मैक्सिमम 3 साल के इनको एनुअल एक्सटेंशन भी दिए जा सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 5 साल तक ये काम कर सकते हैं। ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका आ जाता है सीवीसी एक्ट 2021। उसके बाद बात करेंगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2023। तो ये दोनों हाउसेस हमारे लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, उन्होंने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल 2022 को पास कर दिया। इससे हमारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट MCSC एक्ट 2002 जो है वो आपका अमेंड हो जाए। अगर हम इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस एक्ट का सीधा सा ऑब्जेक्टिव यही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनको कंसोलिडेट किया जाए, उनको अमेंड किया जाए, एंड जनरली किसी एक स्पेसिफिक स्टेट को फायदा ना पहुंचे, यानी कि सारे के सारे स्टेट्स के मेंबर्स को फायदा इससे पहुंचे। ठीक है। ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है। इसके साथ साथ जितनी भी आपकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, वो आपकी एक सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा रजिस्टर होंगी। अब ये जो सेंट्रल रजिस्ट्रार होगा ना, इसको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। इंटरनल गवर्नेंस की बात करें तो हर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनको कुछ लॉज बाय लॉज बनाने पड़ेंगे जो कि इस एक्ट के प्रोविजंस के साथ में कंसिस्टेंट होंगे अपनी खुद की इंटरनल गवर्नेंस के लिए। सेंट्रल रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक स्कीम टाइप की बनाएगा फॉर द एमेलगेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक, और ये सारा का सारा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे किया जाएगा विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI एंड इन द अकॉर्डेंस विद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसके बाद नेक्स्ट आता है राइट टू साइलेंस। तो भाई देखो, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सी बात कही है कि सारे एक्यूज्ड यानी कि अभियुक्त हम इसको उनको कह सकते हैं भाई, जिनके ऊपर दोष लगाया गया है, उनको राइट टू साइलेंस मिला हुआ है ना। और इन्वेस्टिगेटर्स उनको बोलने के लिए या फिर वो अपना गिल्ट स्वीकार करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। राइट टू साइलेंस आपका आ जाता है आर्टिकल 20 सेक्शन 3 से। ठीक है। जो ये कहता है कि नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये हमने पॉलिटी में पढ़ा है ना, कि भाई आप जो है खुद की सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो सकता, आप खुद के खिलाफ ही क्या नाम है विटनेस नहीं बन सकते। ठीक है। एंड प्रोटेक्शन इज लिमिटेड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है। राइट, ये जो हमारा टू साइलेंस है ना, ये किसी भी ऐसे इंसान के लिए अवेलेबल नहीं है जो कि आपका कस्टम्स एक्ट 1962 में जिसके साथ आपका इंटरोगेशन किया जा रहा है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, FEMA, ठीक है, 1999। क्योंकि भाई यहाँ पर जो इंसान होता है ना इज नॉट एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, और इसलिए उसको लॉयर भी नहीं मिलता, वो डायरेक्ट पकड़ा जाता। ठीक है। तो भाई नंदिनी सतपथी वर्सेस PL दानी केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कौन सा केस था भाई हमारा, नंदिनी सतपथी वर्सेस PL दानी केस। ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी इंसान को कंपेल करना कि भाई आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए पुलिस स्टेशन की लिमिट्स के अंदर में, तो उससे आर्टिकल 23 का वायलेशन जनरली हो जाता, तो आप नहीं कर सकते। जैसे मूवीज में देखा ना है, वो अमेरिकन मूवीज में जनरली यू हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंट, ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी बोला जाना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे डिमार्केशन ऑफ रोल्स ऑफ MCA एंड METI। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि दोनों मिनिस्ट्रीज के जो रोल्स हैं उनको डिमार्केट किया है, यानी कि अलग अलग किया है ना। यानी कि डुप्लीसिटी जो है रेगुलेशंस की डिजिटल मार्केट्स में नहीं होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि MCA ये नोडल मिनिस्ट्री होगी जो सारे के सारे कंपटीशन इश्यूज को देखेगी डिजिटल मार्केट में, जबकि हमारी जो METI है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज को देखेगी। यानी कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है, गवर्नमेंट कुछ लेजिस्लेशन लेके आना चाह रही है, जैसे कि भाई इसमें डिजिटल इंडिया एक्ट हो गया, डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ हो गया, ताकि डिजिटल मार्केट के वेरियस एस्पेक्ट्स को डील किया जा सके। आगे आएंगे डार्क पैटर्न्स की बात करेंगे। डार्क पैटर्न्स यानी कि हमारी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं विद रिलेशन टू डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न क्या होता है? डार्क पैटर्न हमारा एक ऐसा यूजर इंटरफेस होता है जिसको इस तरीके से बनाया जाता है ताकि यूजर्स को मैनिपुलेट किया जा सके या फिर ट्रिक किया जा सके
ताकि वो कुछ चॉइसेस को ले सके, है ना, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। मतलब यूजर्स को लग रहा है कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चॉइसेस ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि यूजर्स को जनरली एक ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदने के लिए ट्रिक किया जाता है। ठीक है, इनिशियली जितना उसको प्राइस दिखाई जाती है उससे ज्यादा प्राइस उसकी होती है। तो मिसलीडिंग जो एडवर्टीजमेंट्स हैं ये आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर में आ जाते हैं। ठीक है, तो गाइडलाइंस क्या आई है 4 एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के लिए। इसमें देखो सबसे पहले हमारी जो आई है दैट इज ड्रिप प्राइसिंग। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका ड्रिप प्राइसिंग। अब ये ड्रिप प्राइसिंग में क्या होता है, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं ना, उनको सामने नहीं रखा जाता है। टोटल प्राइस आपकी तभी दिखाई जाती है जब आप एकदम एंड पॉइंट पर पहुंचते हो तब। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा आ जाता है फॉल्स अर्जेंसी। अब ये फॉल्स अर्जेंसी क्या होता है, देखिए वैसे ये सब भी आप पढ़ सकते हो डिटेल में, लेकिन मैं आपको कुछ कॉमन वाले ही बताऊंगा। फॉल्स अर्जेंसी होता है भाई, जैसे कि भाई किसी ने बोल दिया कि सीडीएस कोर्स में लिमिटेड सीट्स हैं। लिमिटेड सीट्स वैसे नहीं होती ठीक है, हर कोई चाहता है कि इनरोलमेंट ज्यादा हो, तो लिमिटेड सीट्स वैसे नहीं होती है। देखो एक फिनोमेना, जब कंपनीज क्या है, स्टेट क्या बोलती है कि क्वांटिटीज किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की आपकी लिमिटेड है, लेकिन एक्चुअली में होती ज्यादा है, तो ये फॉल्स अर्जेंसी का सेंस क्रिएट किया जाता है। फिर आपका एक और टर्म आता है, इसको कहा जाता है डिस्टिंग्विश एड। ठीक है, यानी कि एडवर्टीजमेंट जो कि एडिटोरियल की तरह दिख रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक कंटेंट की तरह दिख रहे हैं, और उनको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई ये एक एडवर्टीजमेंट है। लाइक पेड रिव्यूज हो जाते हैं, इन्फ्लुएंसर पोस्ट वगैरह हो जाते हैं, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे कई इन्फ्लुएंसर्स हैं, चल रहे हैं फिर रहे हैं, और फिर वो एकदम से कुछ प्रोटीन का डब्बा उठा लेते हैं या कोई चीज उठा लेते हैं, फिर वो जो लाइंस बोलते हैं वो देखने में काफी मार्केटिंग वाला लगता है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये भी कर दिया है कि भाई इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि पेड रिव्यू है या फिर पेड पोस्ट है कि नहीं। उसके बाद में एक और आता है दैट इज पेड एंड स्विच। हाँ, ये रहा पेड एंड स्विच। पेड एंड स्विच में क्या होता है कि एक एडवर्टीजमेंट आप एक प्रोडक्ट का करते हैं, सर्विस का करते हैं, लेकिन डिलीवर आप कुछ और करते हैं, जनरली कुछ एक क्या बोलते हैं, दूसरी लोअर क्वालिटी की चीज। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा होता है, कुछ 4 चीजें होती है, बाकी ये चीजें भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ASCI की बात करें तो इसको 1985 में, ठीक है, एडवर्टाइजिंग और मीडिया इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि इंडियन एड्स को डिसेंट, फेयर और ऑनेस्ट बनाया जा सके। ये एक वॉलेंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया के मार्केटिंग, क्रिएटिव, मीडिया और एलाइड कंपनीज के मेंबर्स आते हैं। ASCI जो हमारी है, ये इंडिया के कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और सेल्फ रेगुलेशन एडवर्टाइजिंग में लाने के लिए बनाई। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस आ जाती है, लाइक जिमेक्स 2023, ये हमारा 7th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, बायलैटरल है, जो कि जापान और इंडिया के बीच में किया जाता है। ठीक है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है 2023 की, इंडियन नेवी ने भाई हमारी होस्ट की थी इस बार। ठीक है, और ये विशाखापट्टनम के आसपास कंडक्ट की गई। उसके बाद आते हैं सेलवेक्स की तरफ, 7th एडिशन अगेन, किसका, इंडियन नेवी का और यूएस नेवी का। ठीक है, ये आपका एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, जिसको EOD एक्सरसाइज कहा जाता है, सेलवेक्स कंडक्ट की गई थी कोची में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे आते हैं ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023। ये एक एनुअल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें हमारा इंडिया भी आ जाता है, USA आ जाता है, इटली, UK, सेचेलिस वगैरह, और इसको कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। सबसे लास्ट में नोमैटिक एलिफेंट 2023। नोमैटिक एलिफेंट एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अनुभव मंडप की बात करेंगे तो भाई इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर IECC प्रगति मैदान पे न्यू दिल्ली पे, इसका नाम जो है वो भारत मंडपम रखा गया है। ठीक है, भारत मंडपम आपका जो उसकी जड़ें हैं, ये जो नाम है, ये आपका आता है लॉर्ड बसवेश्वर, जो कि 12th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। उनका जो आइडिया है अनुभव मंडप, उससे। ठीक है, अनुभव मंडप आपका पार्लियामेंट की हिस्ट्री में सबसे अर्लीस्ट कंसेप्ट आता है। यहाँ पर हमारे कुछ कंसेप्ट आते हैं, लाइक श्रनास। ठीक है, श्रनास, सॉरी AS श्रनास, इनका मतलब होता है पोइट्स एंड सोशियो स्पिरिचुअल रिफॉर्मर्स। ठीक है, जो कि अलग अलग सोसाइटी के स्पेयर्स में रिफॉर्म्स लेके आते हैं। इन्हीं के साथ एक आते हैं प्रभुदेव। ठीक है, प्रभुदेव जो थे वो आपके ग्रेट योगी थे, प्रेसिडेंट थे, और लॉर्ड बसवेश्वर जो थे वो आपके प्राइम मिनिस्टर की तरह इस पूरी सोसाइटी का एक्ट करते थे। मेंबर्स जो है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते थे, लेकिन हायर अथॉरिटीज और मंडप के द्वारा आपके या फिर नॉमिनेट किए जाते। उसके बाद आते हैं पोरपनाई कोट्टई साइट। ठीक है,
तो भाई ये जो साइट है हमारी, ये लाई करती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की एक डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज पुडुकोट्टई। ठीक है। तो यहाँ पर एक गोल्ड स्टड, आपका बोन पॉइंट और कार्नेलियल बीट जो है, जो कि संगम एज को बिलोंग करते हैं, वो पाए गए हैं इस साइट पर। यानी कि पोरपनाई कोट्टई साइट जो है पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की, यहाँ पर। ठीक है। संगम एज आपको पता होगा, एशियन तमिलनाडु का वो टाइम पीरियड है, दैट इज फ्रॉम 6th सेंचुरी बीसी टू 3rd सेंचुरी बीसी। ठीक है। एग्जीक्यूशन साइट जो है, ये इंडिकेट करती है कि भाई यहाँ पर बरियल्स हुआ करते थे, यानी कि शवों को आपका दफनाया जाता था। और ये जो फोर्ट एरिया है, यहाँ पर वाटर बॉडीज का इंडिकेशन भी मिला है। ठीक है। एक फिर हमारा यहाँ पर कार्नेलियल जो पीड है, वो भी यहाँ पर खोजा गया। मुझे राइटिंग बहुत इंप्रूव करनी पड़ी। ठीक है। समझाते समझाते मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे लिखूं। ठीक है। तो ये जनरली नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है। इससे पता चलता है कि भाई आपका नदर्न और साउथ पार्ट्स में ट्रेड भी बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। ठीक है। गोल पॉइंट जो टूल्स है ना, हड्डी के बने हुए जो टूल्स हैं, उनसे पता चलता है कि भाई जो हमारी पोरपना कोट्टई साइट है, वो एक वीविंग इंडस्ट्री का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कर। उसके बाद बात आती है ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। तो भाई पीएम मोदी ने लोगों को, जो संथाल ट्राइब के लोग हैं, उनको विश किया। कैसे विश किया? ऑन द ओकेजन ऑफ हल दिवस। हल दिवस जो मनाया जाता है, उसमें उन्होंने ट्विटर पे ओल्ड चिकी जो स्क्रिप्ट है, संथाली लैंग्वेज है, उसको यूज करते हुए उनको विश किया। ठीक है। अब देखो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसने संथाली लैंग्वेज को शेड्यूल 7th में जोड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, है ना। यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया में जोड़ा, अलॉन्ग विथ बोडो, डोगरी एंड मैथिली, इन तीनों को भी जोड़ा था। कई बार क्वेश्चन आ जाते। ठीक है। तो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को 1925 में क्रिएट किया गया था रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। ठीक है। संथाली एक मुंडा लैंग्वेज है, जो कि झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, ईस्टर्न नेपाल और भूटान में बोली जाती है। इसके स्पीकर है तकरीबन 7.3 मिलियन स्पीकर है संथाली के 2011 के सेंसस के हिसाब से। ठीक है। अब ये जो आपका होल दिवस है, होल रिवोल्यूशन दिवस जिसको बोला जाता है, ये आपका मनाया जाता है जून 30 को, अभी फिर से आने ही वाला है। ठीक है। तो इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द संथाल रिवेलियन, जो आपका संथाल रिवेलियन हुआ था 1885 में। संथाल रिवेलियन जो आपका है 1855 से लेके 1856 तक चला था। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था, यानी कि आपका 1857 के रिवोल्ट से पहले भी ये आपका ब्रिटिश कॉलोनियल रिजाइम के खिलाफ आपका एक ये जो रिवोल्यूशन है, वो किया गया। ठीक है। ये एक्चुअली में परमानेंट जो हमारा सेटलमेंट एक्ट था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आप लोगों को पता होगा 1790 का। ठीक है। जिसकी वजह से बीरभूम और मनभूम जो रीजन्स थे, जो प्रेजेंट है बंगाल में पड़ते हैं, वहां से आदिवासियों को पलायन हुआ, जमींदार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, मिडिल मैन के द्वारा उनका एक्सप्लोटेशन हुआ। तो ये जो आपका रेवेलियन है, ये उस टाइम का हुआ था हमारा दमीन ए कोही। दमीन ए कोही जो रीजन आपका पड़ता है, ये राजमहल हिल्स में पड़ता है, झारखंड। इसको हेड किया था सिद्धू और कानू मुर्मू के द्वारा। ये दोनों शायद भाई थे। ठीक है। तो ये हो गया ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। आगे बात करेंगे जो पीपुल की। तो जो पीपुल में कौन कौन आता है? जितने भी भाई हमारे चिन, कुकी, मिजो एथनिक ग्रुप्स हैं, जो कि म्यांमार, इंडिया और बांग्लादेश में फैले हुए हैं, जो पीपल इन्हीं के अंदर में आते हैं। इनके बहुत सारे सब ट्राइब्स आते हैं, बहुत सारे कबीले आते हैं, लाइक चिन हो गया, कुकी हो गया, मिजो हो गया, लुशेई हो गया। ठीक है। जोमी, पैतेई, हमार, रालते, पावी, लाई, मारा, गांगटे, थाडो, पीडीएफ में देख लिया। ठीक है। तो ये जो ट्राइब्स हैं, ये चाइना से आपके सबसे पहले पहुंचे तिब्बत, यानी कि उनका माइग्रेशन हुआ। फिर उसके बाद में ये पहुंचे म्यांमार। ठीक है। ये तिब्बतो बर्मीन लैंग्वेजेस जो हैं उनको बोलते हैं। उसके बाद आते हैं केर पूजा की तरफ। तो ये एक फेस्टिवल है जिसको त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। कब पूजा सेलिब्रेट किया जाता है? इसको सेलिब्रेट किया जाता है 2 वीक्स आफ्टर खर्ची पूजा। और ये केर जो है गार्डियन गॉड है, देवता है, उनकी पूजा, उनको ऑनर करने के लिए इसकी पूजा की जाती है। तो इस फेस्टिवल के दौरान जो अगरतला डिस्ट्रिक्ट है, जो आपकी सॉरी अगरतला जो जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, उसको बंद कर दिया जाता है प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पे। और लोगों को आग जलाने के लिए मना किया जाता है। लोग नाच नहीं सकते, उनको गाने से मना किया जाता है। इवन लोगों को उस टाइम कहा जाता है कि वो जूते वगैरह भी ना पहने। ठीक है। ये कुछ और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पर भी कंडक्ट किया जाता है। लाइक
बांग्लादेश की जो चित्तागांव हिल वगैरह एरिया आ गए वहां पर। उसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना की, यानी PMSY है। तो रिसेंटली 21% अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो हैं वो आपके PMSYM से बाहर निकले हैं, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई है। ठीक है, तो ये आपकी योजना लॉन्च की गई थी जो इंश्योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट या एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। ये इम्प्लीमेंट की जाती है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC के द्वारा और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड यानी कि CSC SPV। उसके बाद आते हैं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड मिशन इनोवेशन MI। तो इंडिया ने 4th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल यानी कि CEM14 और 8th मिशन इनोवेशन यानी कि MI8 मीटिंग को होस्ट किया। तो इनकी थीम क्या थी? इनकी थीम थी एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। ठीक है, CM की बात करें तो हाई लेवल ग्लोबल फोरम है टू प्रमोट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम दैट एडवांसेस क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी टू इनकरेज द ट्रांजिशन टू अ ग्लोबल क्लीन एनर्जी इकोनॉमी। 29 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इसके बाद में ये 3 पिलर्स वगैरह हैं इसके। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023। तो SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 स्पेशल एडिशन को यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किया। ये जो रिपोर्ट है इसको UNDESA UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स जो है ये मॉनिटर करती है, ये लॉन्च भी करती है भाई कि भाई ग्लोबल प्रोग्रेस क्या है, 2030 का एजेंडा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। उसके बाद आते हैं इंडियन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। इंडियन ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट इन फ्रेंच बेस्टाइल डे परेड। तो हर साल 14 जुलाई को, ठीक है, हर साल 14 जुलाई को फ्रांस क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट बनाता है जिसको बेस्टाइल डे कहा जाता है। ठीक है, ये फ्रेंच हिस्ट्री में काफी ज्यादा ग्रेट सिग्निफिकेंस का दिन है, यानी कि बेस्टाइल का जो प्रिजन था उस दिन जनता ने उस पर धावा बोला 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान। ठीक है, धावा बोला और काफी सारे जो लोग वहां पर बंदी थे उनको बाहर निकाला। ठीक है, तो रिसेंट टाइम में फ्रेंच जो डे बेस्टाइल डे फ्रेंच फ्रांस में परेड जो है इसने इंटरनेशनल अटेंशन काफी ज्यादा गेन किया है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर पिछले साल बुलाया था। तो इंडियन आर्मी ने जो है ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट इस टाइम पे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। उसके बाद आते हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की तरफ। इसका लेके क्वेश्चन भी आया था CDS 2023 में। तो एक वर्चुअल समिट शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कंक्लूड की गई और इसी दौरान आपका न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है उसको भी साइन किया गया। थीम क्या थी भाई इस बार की? इस बार की थीम थी टूवर्ड्स अ सिक्योर SCO। ठीक है, टूवर्ड्स अ सिक्योर SCO यानी कि सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिप्रेजेंट रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। भाई ये था सिक्योर। ठीक है, तो सिक्योर एक्रोनिम जो है वो PM ऑफ इंडिया के द्वारा 2018 की SCO समिट में कॉइन किया गया था। इट वाज हेल्ड वर्चुअली अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। ईरान जो है, ईरान ने भाई हमारा एक नए परमानेंट मेंबर के तौर पे ज्वाइन कर लिया। तो ये भाई क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट CDS 2 2023 में पूछा गया था, डायरेक्ट शीट से आया। ठीक है, तो कई लोग बोलते हैं ना कि भाई वन लाइनर वाले करंट अफेयर्स, तो वन लाइनर वाले करंट अफेयर्स कैसे दे दूं यार, जब इसमें 5-6 लाइंस की इन्फॉर्मेशन आ रही तो वन लाइनर्स कैसे दे दूं? आपसे थीम के बारे में भी पूछा जा सकता था, आपसे सिक्योर के एक्रोनिम के बारे में भी पूछा जा सकता था और आपसे ये पूछा गया कि ईरान जो है यानी कि कौन से मेंबर ने उसको ज्वाइन किया, तो ये ईरान ने ज्वाइन किया। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक सी ग्रीन डील के बारे में। तो रिसेंटली रशिया ने क्या किया था, पिछले साल ब्लैक सी ग्रीन डील से हाथ पीछे खींच लिया। रशिया ने ये क्लेम किया कि जो प्रोमिसेस उसके साथ में की गई थी इस डील के अंडर में उनको पूरा नहीं किया गया और अभी भी इनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो अपने खुद के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं, फर्टिलाइजर्स जो हैं, उनको बाहर नहीं भेज पा रहे। रशिया के हिसाब से यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन ने तब से बहुत ज्यादा हाई से लेके मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं उन पे बहुत सारा फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है उनको भेजे हैं और सिर्फ 3% जो है वो अपने पुअर कंट्रीज को भेजे हैं। तो ब्लैक सी ग्रीन डील जो थी वो यूनाइटेड नेशंस और तुर्की इन लोगों ने कंडक्ट करवाई थी जुलाई लास्ट ईयर यानी कि 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच। ठीक है,
जनरली इस डील को इसलिए आपका कंडक्ट किया गया था ताकि जो फूड प्राइसेस हैं जो आपकी दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शंस हो रहे थे ड्यू टू द इफेक्टिव ब्लॉकेज ऑफ द ब्लैक सी, है ना। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, तो ब्लैक सी वाला पूरा का पूरा रूट जो है उसको ब्लॉक किया जा रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भाई जो हमारा पूरा एरिया आता है ये आ जाता है ब्लैक सी के अंदर। अब इसके बाद में ये जो एरिया आपका बनाया गया था, इस एरिया को सेफ ह्यूमैनिटेरियन मैरीटाइम कॉरिडोर के तौर पे बनाया गया था फॉर यूक्रेनियन एक्सपोर्ट्स, खासकर जो फूड ग्रेन्स थे। यूक्रेन को आप जानते हैं पावर हाउस ऑफ द ग्रेन कहा जाता है, व्हीट पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। तो तीन बेसिक इनके जो पोर्ट्स थे, एक तो था भाई चोर्नोमोर्स्क, ठीक है, उसके बाद था ओडेसा और तीसरा था यूएनी, इसको पिपडेनी भी कहा जाता है। तो ये जो डील है इसको 120 दिन के लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है, कि भाई 120 दिन के बाद इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं, तो उसको 2 बार एक्सटेंड भी किया गया। उसके बाद आते हैं स्मार्ट पावर के कंसेप्ट पे। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिसेंटली उन्होंने अपनी स्मार्ट पावर पे कुछ ऑब्जर्वेशंस को शेयर किया। अब देखो स्मार्ट पावर के बारे में बात करें तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनका नाम था या फिर है जोसेफ नेक, उन्होंने 2 तरह की पावर बताई, एक तो बताई हार्ड पावर और एक बताई सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर का मतलब होता है कि आपकी ऐसी कैपेसिटी, यानी कि किसी भी एक आपकी कैपेसिटी से जिससे आप किसी भी एंटिटी को दबाव में ला सकते हो, मिलिट्री कैपेबिलिटीज के जरिए या फिर इकोनॉमिक माइट के जरिए, है ना। और सॉफ्ट पावर यानी कि ऐसी हमारी कैपेबिलिटी है किसी कंट्री की कैपेबिलिटी जिससे आप बिना किसी कोएर्सिव प्रेशर की किसी को अपने दबाव में ला सकते हैं। तो भाई हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के अलावा एक और टाइप की पावर होती है जिसको बोला जा रहा है स्मार्ट पावर, है ना। तो स्मार्ट पावर का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री की ऐसी एबिलिटी जिससे वो दोनों एलिमेंट्स यानी कि हार्ड और सॉफ्ट पावर को इस तरीके से कंबाइन कर लें जिससे किसी भी कंट्री के गोल्स को अचीव किया जा सके। जैसे कि नॉर्वे ने क्या किया, नॉर्वे ने नेटो को ज्वाइन किया डिफेंस के लिए, है ना। लेकिन फॉरवर्ड लीनिंग पॉलिसीज जो उसने अपनी बनाई थी ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए, पीस मेडिटेशंस के लिए, ताकि वो अपनी सॉफ्ट पावर को क्या कर सके, बढ़ा सके, तो उसने दोनों चीजों को बैलेंस किया। आगे आते हैं, बात करते हैं इंडिया और यूएई के रिलेशंस के बारे में। तो इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक पैक्ट साइन किया टू ट्रेड इन लोकल करेंसी, ठीक है। एक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एलसीएसएस का फ्रेमवर्क जो है उसको डेवलप किया टू प्रमोट द यूज ऑफ द इंडियन रुपी एंड यूएई दिरहम, ठीक है। तो भाई फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन यानी कि एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो एलसीएसएस क्या करेगा कि एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को इनेबल करेगा कि वो इनवॉइस जनरेट कर सके और अपनी रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक करेंसीज में पे कर सके, जिससे आपका एक आईएनआर और दिरहम के बीच का क्या रहेगा, एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डेवलप होता रहेगा। लोकल करेंसी के यूज से क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट्स आपके प्रमोट किए जाएंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऑप्टिमाइज किया जाएगा और सेटलमेंट टाइम जो ट्रांजैक्शंस का है जिसमें रेमिटेंसेस भी आते हैं, जो कि इंडियंस जो यूएई में रहते हैं वो घर तक भेजते हैं, वो भी आपके बढ़ाए जाएंगे, उनका सेटलमेंट टाइम थोड़ा कम किया जाए, ठीक है। रेमिटेंसेस जानते ही होंगे आप। फिर उसके बाद में दोनों साइड्स ने ये भी एग्री किया कि इंडिया की जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, और यूएई का इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, इन दोनों को इंटीग्रेट भी किया जाएगा, ठीक है। रिस्पेक्टिव कार्ड स्विचेस भी किए जाएंगे, रुपए स्विच और यूएई स्विच जिनको कहा जाता है, जिससे म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होगा डोमेस्टिक कार्ड्स का, यानी कि दोनों के कार्ड्स एक दूसरी जगह यूज किए जा सकते हैं और दोनों की प्रोसेसिंग भी हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ दोनों ने क्या किया, दोनों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है ताकि आईआईटी दिल्ली कैंपस एक अबू धाबी में भी इस्टेब्लिश किया जा सके, जो कि सेकंड आईआईटी होगा अब्रॉड आफ्टर तंजानिया। फिर उसके बाद आते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन यानी कि बिमस्टैक। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निक और इकोनॉमिक कॉपरेशन यानी कि बिमस्टैक फॉरेन मिनिस्टर्स मीट जो है वो थाईलैंड में कंक्लूड की गई, ठीक है। इंडिया ने इस पहली फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में पार्टिसिपेट भी किया है, ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में। बिमस्टैक का सेक्रेटेरिएट जो है वो है ढाका, यानी कि बांग्लादेश में एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1997 में एस्टेब्लिश किया गया था विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। इनिशियली आपका ये था बिस ईसी, 4 देश थे इसमें, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है। फिर इसके बाद इसको बिमस्टैक बोला गया जब इसको म्यांमार ने 1987 में ज्वाइन किया, फिर नेपाल ने इसको ज्वाइन किया और फिर उसके बाद में भूटान ने इसको 2004 में ज्वाइन किया, यानी कि बे ऑफ बंगाल का जो पूरे रीजन की कंट्रीज हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सीपीटीपी की तरफ, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो यूके जो है भाई हमारा, उन्होंने इस ट्रीटी को साइन कर लिया सीपीटीपी ज्वाइन करने के लिए।
CPTPP आपका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको 2018 में 11 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चाइना, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। तो जितनी भी 11 कंट्रीज है CPTPP की, ये आपकी एशिया पैसिफिक जो हमारा इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है उसकी भी मेंबर्स हैं। तो यूके भाई जो है, यूके इनका 12th मेंबर बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट बनेगा यूरोप में जब से भाई हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। उसके बाद आते हैं यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव यानी कि ESSI की तरफ। तो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, ये जो 2 कंट्रीज हैं, इन्होंने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ESSI क्या करना चाहती है, ये एक यूरोपियन एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो बनाना चाहती है थ्रू यूरोपियन नेशंस। ठीक है, कॉमन एक्विजिशन होना चाहिए एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स का, मिसाइल्स का, ताकि नेटो जो है, नेटो की इंटीग्रेटेड एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरा स्ट्रेंथन किया जा सके। इस इनिशिएटिव को सबसे पहले लीड किया गया जर्मनी के द्वारा जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया। ठीक है, तो ESSI के मेंबर जो है तकरीबन 19 मेंबर्स इनके हो चुके हैं। इसमें बेल्जियम, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे, स्लोवाकिया और यूके शामिल हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं ऑर्कने आइलैंड्स की तरफ। तो ऑर्कने आइलैंड्स जो भाई यहाँ पर हमारे सिचुएटेड है ना, यूरोप में जो हमारे सिचुएटेड है, इन्होंने प्रपोज किया है कि भाई ये यूके से हटना चाहते हैं और एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी बनना चाहते हैं नॉर्वे। ठीक है, ये जो आइलैंड है भाई हमारा, ये स्कॉटलैंड के नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्ट पे सिचुएटेड। ये एक आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो तो आप लोग वर्ड जानते ही होंगे जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा होगा। आर्कीपेलागो का मतलब होता है सिमिलर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जिनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन सिमिलर होती है। ठीक है, तो आर्कीपेलागो है ये। 70 आइलैंड्स यहाँ पर आते हैं जिसमें से सिर्फ 20 पर ही लोग रहते हैं। ठीक है, ये नॉर्वेजियन और डेनिश रूल में था लेट 15th सेंचुरी तक। उसके बाद स्कॉटलैंड के अंडर में आ गया। इसके पास 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आ जाती है। एक आ जाती है स्कारा ब्रेई, ठीक है, रिंग ऑफ मॉडोर, नहीं भाई मॉडोर नहीं, रिंग ऑफ ब्रॉडगेयर। ठीक है, उसके बाद में आ जाती है स्टैंडिंग स्टोन्स ऑफ स्टेनीज, और उसके बाद में आ जाते हैं मिशोई चैम्बर्ड टो। ठीक है, ये चारों जगह भाई यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे चंद्रयान 3 की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। ठीक है, चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया भाई हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा से। और ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इसके, सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस, यानी कि ये रेंजर रोवर रोविंग जो है उसको डेमोस्ट्रेट करेगा। ठीक है, मून पे, और इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा। इन सीटू मतलब कि ओरिजिनल साइट, ये भाई जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा आप लोग, है ना, ओरिजिनल साइट। लॉन्च व्हीकल की बात करेंगे तो भाई लॉन्च व्हीकल जो हमारा वो है GSL। ठीक है, GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3। ये क्या करेगा, ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूल में एक इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट जो है उसमें इसको रखेगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर इंडिजिनियस पेलोड्स की बात करें तो दैट इज लैंडर मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करें तो वो लैंडर को लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन से फाइनर जो लूनर है आपका, जो सर्कुलर पोलर ऑर्बिट है उसका 100 किलोमीटर तक वहां तक ले जाएगा। रोवर इन सीटू केमिकल एनालिसिस करेगा लूनर सरफेस का। लैंडिंग साइट आपकी चंद्रयान 2 के जैसी ही होंगी, दैट इज नियर साउथ पोल ऑफ द मून। ठीक है, तकरीबन 70 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ। तो चंद्रयान 3 जो है वो लूनर ऑर्बिट में तकरीबन अपने लॉन्च के 1 महीने बाद पहुंचेगा। इसका जो लैंडर है विक्रम, ठीक है, और इसके रोवर का नाम क्या है, दैट इज प्रज्ञान। ठीक है, ये मून पे तकरीबन अगस्त 23 के आसपास पहुंच जाएंगे, मतलब पहुंच चुके हैं। ठीक है, चंद्रयान 3 वर्ल्ड का फर्स्ट मिशन रहेगा जो सॉफ्ट लैंड करेगा लूनर साउथ के पोल के पास, और इंडिया वर्ल्ड की 4th कंट्री बन जाएगी सॉफ्ट लैंड मून पे करने वाली आफ्टर US, रशिया एंड चाइना। ठीक है, अब साउथ पोल को क्या चूज किया है, तो भाई इसके जो क्रेटर्स है ना उस पे बिलियंस ऑफ ईयर से सनलाइट नहीं आए, तो एक अनडिस्टर्ब्ड रिकॉर्ड सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स का भाई हमें पता चलेगा। इसके साथ साथ परमानेंटली शेडोड क्रेटर्स जो है ना वो अपने अंदर इतना पानी जमा किए हुए हैं कि भाई वो शायद फ्यूचर मिशन के लिए यूज हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, इसकी पोजिशनल एडवांटेजेस ये हैं कि भाई ये एक सुटेबल पिट स्टॉप की तरह काम करेगा फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, और इसके पास
ट्रेसेस भी मिले हैं हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर की, जिससे एक अनटैप्ड रिसोर्स ऑफ एसेंशियल रिसोर्स के तौर पे, सॉरी अनटैप्ड सोर्स ऑफ एसेंशियल रिसोर्स के तौर पे वर्क करेगा। जितने भी हमारे प्रीवियस स्पेस क्राफ्ट जो हैं जिन्होंने मून पे लैंड किया है वो इक्वेटोरियल रीजन में लॉन्च किया है ना, लेकिन ये वाला क्या हो रहा है, ये भाई साउथ पोल पे हो रहा है। ठीक, तो इट इज इजियर एंड सेफर टू लैंड नियर इक्वेटर। टेरेन और टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हॉस्पिटेबल होते हैं, कंडीसिव होते हैं लॉन्ग और सस्टेन्ड ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। सनलाइट भी एविडेंस पे प्रेजेंस होती है, जिससे मतलब जो साइड वही अर्थ की तरफ है वहां पर सनलाइट भी काफी पाई जाती है। उसके बाद बात करेंगे नॉन शुगर स्वीटनेस की यानी कि एनएसएस की। तो भाई WHO उसकी जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है IARC, उन्होंने कॉमनली यूज नॉन शुगर स्वीटनर यानी कि NSS जो होते हैं, है ना, अस्पार्टिम जिसको कहा जाता है भाई, अस्पार्टिम को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस कहा गया। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि लिमिटेड एविडेंसेस हमें मिले हैं कार्सिनोजेनिसिटी के ह्यूमंस में। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC ने अस्पार्टिम को, जैसे मैं आपको बताया, ये मैंने शायद पिछली बार भी रिपीट कर दिया, हाँ कार्सिनोजेनिक, सॉरी कार्सिनोजेनिक बोला है, ठीक है, ह्यूमंस के लिए, है ना। तो भाई यानी कि इनका जो डेली इनटेक है वो 40 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होना चाहिए। IARC कैंसर एजेंसी है WHO की, जो कि यूनाइटेड नेशंस फैमिली को बिलोंग करती है। इसका मिशन है कि ह्यूमन कैंसर के ऊपर रिसर्च करना। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे भारत 6G अलायंस P6GA की तरफ। तो भाई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इन्होंने भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया। P6GA एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज दोनों आएंगी, एकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सारी आएंगी। ये क्या करेगा, इनके बीच में कोलिशंस बनाएगा, सिनर्जीज बनाएगा बाकी सारी 6G ग्लोबल अलायंसेस के साथ में, जिससे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फोस्टर किया जा सके और नॉलेज एक्सचेंज किया जा सके। आगे बढ़ेंगे सागर संपर्क की तरफ। तो इंडिजीनियस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि DGNSS सागर संपर्क, इसको इनॉग्रेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। ठीक है, अब DGNSS एक टेरेस्ट्रियल बेस्ड एनहांसमेंट सिस्टम है जो कि एरर्स को करेक्ट करेगा, और जो भी ग्लोबल नेविगेशन में एरर्स आती है, इनएक्यूरेसीज आती है, उनको ठीक करेगा इन GNSS। ठीक है, जिससे और ज्यादा एक्यूट पोजिशनिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी। GNSS का सीधा सा मतलब है ए कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स जो कि स्पेस से सिग्नल्स प्रोवाइड करा रही हैं दैट ट्रांसमिट पोजिशनिंग एंड टाइमिंग डेटा टू GNSS रिसीवर्स टू हैव ग्लोबल कवरेज। ठीक है, मेजर GNSS में हमारा GPS आ जाता है जो कि USA में यूज किया जाता है, ग्लोनास आ जाता है जो कि रशिया में यूज किया जाता है, गैलीलियो आ जाता है जो कि यूरोप में यूज किया जाता है, बेईडो आ जाता है जो कि चाइना में यूज किया जाता है, और नाविक आ जाता है जो कि इंडिया में यूज किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे ज़ोंबी ड्रग की। तो भाई ज़ोंबी ड्रग ज़ाइलिन, ठीक है, ज़ाइलाजीन जो है, इसको ट्रैंक या फिर ट्रैंक डोप के नाम से भी जाना जाता है, ट्रैंक या फिर ट्रैंक डोप के नाम से जाना जाता है, इसको ज़ोंबी ड्रग भी कहा जाता है। इसमें सीडेटिव लाइक सिम्टम्स होते हैं, लाइक एक्सट्रीम ड्राउजीनेस एंड स्लीपीनेस। ठीक है, तो ये क्या करती है, एक ज़ोंबी लाइक स्टुपर आपका डेवलप कर देती है। फ्लैश जो रॉट होता है जहाँ पर आपका इंजेक्शन होता है ना, वहाँ पर मांस थोड़ा सड़ सा जाता है। जब इसको और सारे ऑपोइड्स लाइक फेंटेनाइल है इसके साथ अगर कंबाइन किया जाए तो ज़ाइलाजीन क्या करती है, लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट, जिसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कहा जाता है, जिसमें आपकी ब्रीथिंग स्लो हो जाती है, फिर बहुत ज्यादा हल्की हो जाती है, बंद हो जाती है ना, ये हो जाती है। इसकी वजह से ओवरडोज या फिर डेथ भी हो सकती है। तो ज़ोंबी ड्रग्स क्या करते हैं, ये आपके रॉ वुंड्स डेवलप कर देते हैं यूजर की स्किन पे। पहले तो स्टार्टिंग में अल्सर्स यानी कि छाले पड़ते हैं, उसके बाद स्किन थोड़ी हार्ड हो जाती है, डेड स्किन हो जाती है, जिसको कहा जाता है एस्कार। और उसके बाद अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो फिर वो आपकी पूरा जो जगह है उस पर गैंग्रीन हो जाता है और उस पर एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। ठीक है, ये जनरली एक ट्रैंकुलाइजर के तौर पे काउस और हॉर्सेस में यूज किया जाता है। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट मिथेनॉल फ्यूल सेल्स DMFCS। तो भाई एक एलॉय है हमारा कोबाल्ट और प्लेटिनम का, अगर इसके साथ में मैंगनीज जोड़ा जाए, ठीक है, तो एक इफेक्टिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है DMFCS। DMFC यानी कि डायरेक्ट मिथेनॉल फ्यूल सेल्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है जो कि डायरेक्टली लिक्विड मिथेनॉल को की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसका जो यूज है वो स्मॉल व्हीकल्स में अल्टरनेट पावर सोर्सेज के तौर पे किया जाता है, लाइक मोबाइल फोन की बैटरी चार्जर्स में, डिजिटल कैमरास में, लैपटॉप्स में, और बाकी कुछ हमारे स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ जाते हैं उनमें। उसके बाद इकोनॉमी पे आते हैं, बात करते हैं। जुलाई में ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं थे, 50-60 थे। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI की तरफ।
तो नीति आयोग ने क्या किया, रिसेंटली सेकंड एडिशन भाई हमारा नेशनल MPI, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है उसका लॉन्च किया, जो कि हमारा बेस्ड था, किस पे बेस्ड था भाई, ये बेस्ड था हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 एंड 21, ठीक है, NFHS 5, ठीक है। ये इंडिया की प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है आपका NFHS 4 जो कि 2015-16 में कंडक्ट किया गया था से लेकर NFHS 5 के बीच में कितनी कमी आई है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब ये एक जनरली आपकी जो नवंबर 2021 में एक बेसलाइन रिपोर्ट आई थी उसको फॉलो करती है। अगर हम MPI की बात करें तो गवर्नमेंट की जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, जिसको GIRG कहा जाता है, जो गवर्नमेंट का वही GIRG का जो इनिशिएटिव है, इसमें नीति आयोग एक नोडल एजेंसी के तौर पे काम करेगी MPI के लिए। GIRG क्या करती है, ये इंडिया की परफॉर्मेंस को वेरियस इंपॉर्टेंट सोशल और इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे मॉनिटर करती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स यानी कि FPI की तरफ। तो भाई हमारा जो सेबी है, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने कंसल्टेशन पेपर एक लॉन्च किया है ऑन अ फ्रेमवर्क फॉर मैंडेटिंग एडिशनल डिस्क्लोजर्स फ्रॉम आइडेंटिफाइड हाई रिस्क फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। सबसे पहले FPI क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स इन अदर कंट्री। दूसरी कंट्री में जो सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल एसेट्स किसी इन्वेस्टर्स ने होल्ड कर रखे हैं, तो इसको लेके सेबी ने सीधी सी बात कही है कि कंसल्टेशन पेपर लेके आए हैं और उसमें कुछ फ्रेमवर्क्स के बारे में बात कही है ताकि एडिशनल डिस्क्लोजर्स करने पड़े। जो हाई रिस्क वाले FPI होते हैं उनको लेके बंदों को एडिशनल डिस्क्लोजर्स करने पड़े। ये इसीलिए किया है ताकि इंडियन सिक्योरिटी मार्केट्स में कुछ लोगों का ट्रस्ट जो है और ज्यादा बढ़ सके। एडिशनल डिस्क्लोजर्स होंगे ओनरशिप को लेके, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेके, हाई रिस्क FPI को लेके, ठीक है। तो FPI जो इकोसिस्टम है उसमें कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो, उसको मिनिमाइज करने के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाइड हाई रिस्क FPI जो है उनको एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। FPI आपका जनरली, जैसे FPI की डेफिनेशन तो मैंने आपको दी थी, ठीक है। अभी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस की बात करें तो सेबी के द्वारा जो रेगुलेट किए जाते हैं उसमें हमारा आ जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशंस 2019 एक्ट, जिसको कहा जाता है। इसमें सेबी क्या करती है, सर्टेन लिमिट्स बताती है कि भाई FPI की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इंडियन सिक्योरिटीज कितनी कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अब वर्ल्ड ऑफ डेब्ट रिपोर्ट। तो देखो भाई, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसको कहा जा रहा है वर्ल्ड ऑफ डेब्ट रिपोर्ट। पब्लिक डेब्ट का कंसेप्ट आता है। पब्लिक डेब्ट का कंसेप्ट क्या कहता है कि टोटल अमाउंट जिसमें टोटल लायबिलिटीज भी काउंट की जाती है जो कि गवर्नमेंट ने बोरो कर रखी है अपने डेवलपमेंट बजट के लिए, ठीक है। तो ग्लोबल पब्लिक डेब्ट जो है वो आपका सन 2000 से तकरीबन 5 गुना बढ़ चुका है, ठीक है। डेब्ट आपका डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में, ठीक है, पिछले लास्ट डिकेड में। तो 30% ग्लोबल पब्लिक डेब्ट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर है। इंडिया के पब्लिक डेब्ट की बात करें तो दैट इज 12815 बिलियन डॉलर, ठीक है। तकरीबन हाफ ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके क्या बोलते हैं अपनी GDP के 1.5% से ज्यादा है ना, और 6.9% जो भाई गवर्नमेंट उनका रेवेन्यू है उससे ज्यादा वो पेमेंट के इंटरेस्ट में निकाल देती है, ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ के कंपैरिजन में देखा जाए, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो प्राइवेट क्रेडिटर्स पे ज्यादा रिलाई कर रही हैं, जिससे क्रेडिट यानी कि उधार लेना और ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है एंड डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है। UNCTAD की बात करें तो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको UN जनरल असेंबली ने 1964 में एस्टेब्लिश किया था। 195 मेंबर्स हैं और UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप के ये मेंबर्स आ जाते हैं। कुछ और रिपोर्ट्स को ये जारी भी करते हैं। आगे बात करेंगे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम से आगे बढ़ के आ चुकी है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का मतलब होता है कि प्रॉब्लमेटिक बैलेंस शीट्स ऑफ बोथ कंपनीज एंड बैंक, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होता है कि कंपनीज के पास एक्सेसिव डेब्ट होता है, इनसफिशिएंट फंड्स होते हैं उसको रिपे करने के लिए, और बैंक्स के पास में सिग्निफिकेंट NPAs होते हैं यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं जो कि 12% पहुंच चुके थे 2016-17। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम एक स्टैंडर्ड पाथ को फॉलो करती है। कंपनीज जब एक्सपेंड करती हैं बूम के दौरान तो उनके पास कुछ ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं और वो रिपे नहीं कर पाती, तो अपने डेब्ट्स पे डिफॉल्ट कर जाती हैं, जिससे बैंक बैलेंस शीट्स उनकी इंपेयर हो जाती हैं और फिर वो और ज्यादा उधार नहीं ले पाती। लेकिन RBI की रिसेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर जो है
उनकी बैलेंस शीट और ज्यादा स्ट्रेंथन हुई है, तो इंडिया अब आपकी ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज पे आ जाएगी। आगे बात करेंगे सेंट्रलाइज और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CIMS की तरफ। तो आरबीआई ने हमारा क्या किया है, CIMS को लॉन्च किया है। एक नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयर हाउस है। CIMS एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करेगा फॉर डेटा माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रोजेक्ट वेव की। तो इंडियन बैंक जो है, इन्होंने नई सर्विसेज लॉन्च की अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव में, जिसको कहा जा रहा है प्रोजेक्ट वेव। वेव यानी कि वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज के साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किया गया है। उसके बाद बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2022। तो भाई इसको भी नीति आयोग ने रिलीज किया है, थर्ड एडिशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। EPI नीति आयोग के द्वारा आपके इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस जो है, ठीक है, इसके साथ में लॉन्च की जाती है। ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देती है इंडिया की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का इन द ईयर FY 2022। सेक्टर स्पेसिफिक और डिस्ट्रिक्ट लेवल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स को भी ये क्या करती है, एक्सपोज करती है, यानी कि बताती है। EPI में 4 पिलर्स आते हैं। इसमें 4 पिलर्स में भैया एक मारा जाता है पॉलिसी, बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, स्टेट्स को क्लासिफाई किया जाता है कोस्टल में, कोस्टल स्टेट्स आ जाते हैं। कोस्टल स्टेट्स के बाद में लैंडलॉक, भाई जिनके आसपास कोई भी कोस्टल एरियाज नहीं है। उसके बाद में आ जाता है भाई हमारा हिमालयन और यूनियन टेरिटरीज और स्मॉल स्टेट्स। ठीक है, तो कोस्टल स्टेट्स ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और उसके साथ साथ भाई हमारा हो गया गुजरात। ठीक है, गुजरात एंड देन कर्नाटक, इन सारे स्टेट्स ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद आ जाते हैं हरियाणा, उत्तराखंड और गोवा। ये लैंडलॉक की कैटेगरी में आते हैं और ये उसकी कैटेगरी में टॉप कर रहे हैं। और 99% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंडर में कवर्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं भूमि सम्मान अवार्ड 2023। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भूमि सम्मान अवार्ड 2023 पेश किया। 9 स्टेट सेक्रेटरीज हैं, उनको भूमि सम्मान अवार्ड उनकी अचीवमेंट्स के लिए दिया है, जो कि उन्होंने DILRMP यानी कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में दिखाया है। ठीक है, तो DILRMP, जिसको नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पहले कहा जाता था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2016 से स्टार्ट हुई है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप अ मॉडर्न कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपेरेंट लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये 2021-22 से लेके 2025-26 तक चलेगा। उसके बाद बात करेंगे स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स यानी कि SCOs की तरफ। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स जो है, ठीक है, इनको रिप्लेस किया है विथ SCOs। ठीक है, SCOs क्या करेगा, एक ब्रॉडर मैंडेट देगा टू रिव्यू द फ्रेमवर्क एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑल सर्वेस जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंडर में कंडक्ट किए जाते हैं। 10 ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जो कि एमिनेंट एकेडमिशियंस होते हैं। और इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सर्वे रिजल्ट का फाइनलाइजेशन और बेटर यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा शामिल रहता है। सबसे लास्ट सेक्शन पे आएंगे, दैट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो देखो मित्रों, मो जंगल जमी योजना, ओडिशा गवर्नमेंट ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्कीम जिसको नाम दिया गया मो जंगल जमी योजना, उसको लॉन्च किया गया। एम्ड एट बोल्स्टरिंग फॉरेस्ट राइट्स अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज, और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, उनके राइट्स को बढ़ाने के लिए। तो इस इनिशिएटिव के साथ में इंडिया हमारा पूरे देश का पहला ऐसा स्टेट बन जाएगा जो कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स दोनों को रिकॉग्नाइज करेगा। मो जंगल जमी योजना आपकी 2006 की जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसके साथ में कंजक्शन में उसके साथ में चलेगा। ठीक है, जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो राइट्स होते हैं उनको एक्नॉलेज किया जाता है, और जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जंगलों में रहते हैं, इंडिजिनियस पीपल जिनको कहा जाता है, उनको भी एक्नॉलेज किया जाएगा। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023। तो रिसेंटली बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 इसको लॉन्च किया, और इसके साथ साथ भाई हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो है उसको अमेंड किया है। तो 2002 के एक्ट की अगर हम बात करें तो ये एक्ट आपका इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 है, उसके कन्वेंशंस को फॉलो किया जा सके।
इसमें 3 टीयर्ड मैकेनिज्म है रेगुलेशन का, डिसेंट्रलाइज है, यानी कि नेशनल लेवल पे आपकी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आएगी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स आएंगे आपके एसएसबी, सॉरी इनको एसएसबी ही कहा जाता है, एसबीवी नहीं कहा जाता। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स आएंगे आपके स्टेट लेवल पे, और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज आएंगी लोकल बॉडी लेवल। फिर आ जाता फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, तो बोथ द हाउसेज ने इसको भी पास किया है, एफसीए बिल 2023 को। अगर इस बिल की हम बात करें तो ये बिल हमारा 1980 का जो सेम नाम वाला एक्ट था उसको क्या करेगा, इसको अमेंड करेगा। तो फॉरेस्ट, आपको पता है कि फॉरेस्ट जो सब्जेक्ट आता है ये आता है कंकरेंट लिस्ट में, है ना, 7th शेड्यूल में और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है कि वो इसके ऊपर कानून बना सकती है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 वाला था उसमें सेवरल रिस्ट्रिक्शंस डाले गए थे ऑन द डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और द यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेज एंड स्पेसिफिक पेनल्टीज फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी ऑफ इट्स प्रोविजंस, यानी कि फॉरेस्ट को डी रिजर्व किया जा सके, रिस्ट्रिक्शंस डाली गई, आप फॉरेस्ट को इतनी जल्दी डी रिजर्व नहीं कर सकते। रिजर्व फॉरेस्ट का कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा ना, फॉरेस्ट को स्पेसिफिक पर्पज के लिए रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट लैंड का जो पर्पज, जो यूज है वो नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए आप नहीं कर पाएंगे, स्पेसिफिक पेनल्टीज लगाई जाएंगी अगर आप ऐसे प्रोविजंस को क्रॉस करेंगे तो, ठीक है। तो इस एक्ट को एक नया नाम दिया गया है, दैट इज वन, मैं नाम ही बता देता हूँ, टाइप करने लिखने में टाइम लगेगा, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन एक्ट 1980। अब उसके बाद में आती है कार्बन ट्रेडिंग स्कीम सीसीटीएस। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उन्होंने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम सीसीटीएस के बारे में बताया है, सीसीटीएस बेसिकली, सॉरी सीसीटीएस के बारे में बताया है। सीसीटीएस 2023 क्या करेगी, एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट कंट्री में सेटअप करेगी, जिससे हमारी इकोनॉमी को डीकार्बोनाइज किया जाए, है ना, एमिशंस को कट किया जाएगा बाय 45%, है ना, कब तक, 2005 के जो लेवल से उसके कंपैरिजन में 2030 के लेवल्स को। तो सीसीटीएस आपकी पहली बार अनाउंस की गई थी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर में, और इसको अमेंड किया गया एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 के अंडर, ठीक है। ये एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी सेटअप करेगी, यानी कि इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड, ICMGB, इसको पावर और एनवायरमेंटल सेक्रेटरीज जो है हेड करेंगे, जो कि इंडियन कार्बन मार्केट को ओवरसी करेंगे। इसके साथ साथ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम करेगी कार्बन मार्केट में, और एमिशंस को रिडक्ट करने के लिए टारगेट्स को रखेगी। कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स भी कंपनियों को जारी किए जाएंगे, और एक्रेडिट कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसीज भी बनाई जाएंगी, ठीक है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है CERC, वो सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगी। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो है वो आपके रजिस्ट्री होंगे ICM। उसके बाद आते हैं इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड ICED 3.0। नीति आयोग ने ICED 3.0 रिलीज किया है। ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है फॉर रियल टाइम डेटा ऑन द एनर्जी सेक्टर, क्लाइमेट एंड रिलेटेड इकोनॉमिक डेटा सेट्स बेस्ड ऑन गवर्नमेंट पब्लिश्ड सोर्सेस। यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है काफी ज्यादा, फ्रीली एक्सेस और एनालिसिस रहेगा डेटा सेट्स का फॉर एन एनालिटिकल इंजन। उसके बाद बात करेंगे फ्लोरा एंड फौना डेटाबेस। तो इंडिया ने 664 एनिमल स्पीसीज को अपने फौना डेटाबेस में जोड़ा, और 339 टैक्सेस को जो है वो फ्लोरा अपने डेटाबेस में जोड़ा, ठीक है। ये लिस्ट हमारी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसमें नई स्पीसीज भी रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि स्पीसीज इंडिया में पहली बार के लिए पाई गई हैं, एंड न्यू डिस्ट्रीब्यूशनल रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लोरा एज वेल। तो फॉनल डिस्कवरीज को कंपाइल्ड किया गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और फ्लोरा को किया गया है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। फ्लोरा एंड फौना तो आपको पता ही है ना, फ्लोरल आपका रहता है जो पौधों से रिलेटेड रहता है, फौना जो आपकी स्पीसीज से रिलेटेड रहता है, ठीक है। बहुत सारी नई नई भाई की फौना हमारे बनाए गए, जैसे कि भाई एक है मिनियोप्टेरस फिलेस्पी, लॉन्ग फिंगर्ड बैट होता है। इसके साथ साथ डिस्कोरस मेगालेनेस, एक बैम्बू ड्वेलिंग बॉर्ड पैट होता है मेघालय से। ये नाम यार उसमें देख लेना, ठीक है, ये नाम PDF में देख लेना, बहुत थोड़े डिफिकल्ट से नाम है, इनको लिखने में बहुत टाइम लगता है। आगे आते हैं गंबूसा फिनिसिस यानी कि जे फिनिसिस की तरफ। तो आंध्र प्रदेश ने गंबूसा जो फिश है वो स्टेट की वाटर बॉडीज में उसको छोड़ा है, ताकि मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस के साथ में कॉम्बैट किया जा सके, जैसे कि मलेरिया और डेंगू, ठीक है। गंबूसा आपकी साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स की नेटिव है। इसको मॉस्किटो फिश के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक बायोलॉजिकल एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है मॉस्किटो लार्वा को कंटेन करने के लिए, यानी कि मॉस्किटो लार्वा को कंज्यूम कर लेती है।
मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया जिसने कम्बुशिया को एक इन्वेसिव स्पीसीज के तौर पे डिजिग्नेट किया है ना। यानी कि इसकी ब्रीडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है और ये जो हमारे फिशेज हैं, टैडपोल्स हैं, उनके अंडों को भी खा जाती है। उसके बाद आते हैं क्रिप्टोबायोसिस की तरफ। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, कुछ माइक्रोस्कोपिक वर्म्स हैं उनको दोबारा से जिंदा किया है। वो साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में तकरीबन 40,000 सालों से आपके जमे हुए थे, है ना। एक स्टेट है जिसको क्रिप्टोबायोसिस कहा जाता है उसके अंदर, यानी कि एक ऐसी फिजिकल स्टेट जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी अनडिटेक्टेबल लेवल तक घट जाती है। आपको लगेगा भाई इंसान मर गया, लेकिन वो मरा नहीं, ठीक है। लेकिन यानी कि कोई विजुअल साइंस लाइफ के नहीं दिखते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो मिजरेबल नहीं होती और वो आपकी एकदम जमी हुई है। तो इस स्टेट में ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वाटर में, ऑक्सीजन में, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये आपका एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लाइफ का। तो क्रिप्टोबायोसिस आपका एक तरीके का टेम्परेरी डेथ होती है ऑर्गेनिज्म। एक कंसेप्ट आता है क्रायोसिस का, क्रायोसिस बोला जाता है इसको, स्लीप। मेरे ख्याल से मैंने इसको इंटरस्टेलर मूवी में देखा था, और भी कुछ मूवीज हैं जो स्पेस ट्रेवल को लेके हैं। क्योंकि स्पेस में जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, तो उस टाइम तक आप क्या करोगे, तो वही ऑटो मोड में डाल के आप क्रायोसिस या फिर क्रायोसिस स्लीप में चले जाते हो। उसके बाद आ रहे हैं बहुबिल्ली कैटल फैंस यानी कि बैम्बू फैंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज क्या कर रही है, बहुबिल्ली कैटल फैंस हाईवेज ऑफ इंडिया के अगल बगल लगाएगी। इससे कैटल जो है वो रोड पे नहीं आ पाएंगे, जिससे डेंजरस एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। बहुबिल्ली कैटल फैंस की तरफ बात करें तो बैम्बू आपका क्या बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, इसके साथ में इसको ट्रीट किया जाएगा जिससे वो स्टील के एक स्ट्रॉन्गर अल्टरनेटिव के तौर पे सामने आए, ठीक है। फैंस को फायर रेटिंग क्लास 1 दी जाएगी जिससे सेफ्टी और एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको भी डील किया जा सके। उसके बाद आते हैं सालसोला अपोजिट फोलिया डेस्फोंटेनिया की तरफ। तो एक नई स्पीसीज है जिसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया, जो कि बिलोंग करती है अमरंथासेई फैमिली को। पेरिनियल श्रब है, यानी कि साल के 12 महीने खिलती है, जो कि सेलाइन और एरिड और सेमी एरिड इन्वायरमेंट्स में गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में खदीर वेद और बेला रीजन में पाई जाती है, ठीक है। ये आपका होता है एक प्रोस्टेट यानी कि वुडी प्लांट होता है। कुछ और स्पीसीज सालसोला की आ जाती है, उनके अंदर इस तरह का वुड नहीं पाया जाता है। बाकी कुछ स्पीसीज में भाई जो आती है सालसोला काली, सालसोला हथमनी, सालसोला मोनोपटेरा, कार्बोक्सिलिन एम्ब्रिकेटम जिसको सालसोला बेरिसोमा कहा जाता है, और हेलोजन ग्लाइटोमेरस यानी कि सालसोला ग्लाइटोमेरा कहा जाता है। जो प्लांट्स भाई सालसोला जीनस के होते हैं, इनके अंदर सॉल्टी जूस होता है जो कि इनकी लीव्स में स्टोर्ड रहता है, और सोप्स और फार्मालॉजिकल प्रॉपर्टीज इनके अंदर पाई जाती है। उसके बाद बात करेंगे शेल्फ क्लाउड की। तो भाई एक शेल्फ क्लाउड अब कुछ टाइम पहले उत्तराखंड में देखा गया। शेल्फ क्लाउड को हम आर्कस क्लाउड के नाम से भी जानते हैं। ये जनरली जब ये आते हैं तो पावरफुल स्ट्रॉन्ग्स बनते हैं, और वॉल क्लाउड्स यानी कि ऐसी दीवारें सी बन जाती हैं। फनल क्लाउड्स यानी कि फनल टाइप के बन जाते हैं, इस तरह के रोटेशन आपको दिखने लगता है। तो ये कई बार हमें क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स होते हैं, है ना, जो टावर ऐसे टावर टाइप के बनते हैं इस तरह के, है ना। क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स होते हैं उनके नीचे भी पाए जाते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। डेंस टावरिंग वर्टिकल क्लाउड्स होते हैं ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जहां पर भी होते हैं बहुत ज्यादा बारिश करते हैं। ये जनरली आपके तब बनते हैं जब एक कोल्ड डाउन ड्राफ्ट होता है ना। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से ऐसे कोल्ड की तरफ कोल्ड आपका डाउन ड्राफ्ट होता है जो कि जमीन की तरफ जाता है, तो कोल्ड एयर ऐसे नीचे की तरफ फैलती है, ठीक है। तो और उसकी वजह से भाई जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो जैसे जैसे वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है, वाटर वेपर कंडेंस होकर क्या करती है, इस तरह के शेल्फ क्लाउड बना लेती है। उसके बाद बात करेंगे कास प्लेटू की। कास प्लेटू यानी कि पठार, इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। ये वेस्टर्न घाट्स की बायोस्फीयर रीजन में काउंट किया जाता है। इसका नाम कास ट्री से डिराइव किया गया है। बोटेनिकली इसको नाम से जाना जाता है, दैट इज इलियोकार्पस ग्लैंड्यूलोसस। पीडीएफ में देख लेना भाई नाम अच्छे से। यानी कि रुद्राक्ष फैमिली को बिलोंग करता है। इग्निशियस रॉक्स का पूरा ये प्लेट्यू बना हुआ है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट लिस्ट में वेस्टर्न घाट्स के अंडर डाला गया। उसके बाद आ जाते हैं यूरेलाइट की तरफ। तो एक स्टडी ने सजेस्ट किया है कि थला क्रेटर जो है एमपी में, वो आपका एक मीटेरोइड के कोलिजन की वजह से बना है, जिसको यूरेलाइट नाम से जाना जाता है।
तकरीबन 2500 से लेके 1700 मिलियन साल पहले। ये एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर है। इंडिया में 3 मीटियोर इम्पैक्ट क्रेटर्स पाए गए हैं। पहला तो भाई है रामगढ़, ठीक है, जो कि राजस्थान में, और दूसरा है लोनार जो कि है महाराष्ट्र। यूरेलाइट एक रेयर क्लास ऑफ प्रिमिटिव मीटेरॉइड्स है, जिसके जो कि मतलब मीटेरॉइड्स की कैटेगरी में ही आते हैं। इनके अंदर सिलिकेट रॉक पाई जाती है, ओलिविन और पायरोक्सिन पाया जाता है, और 10% के आसपास कार्बन यानी कि डायमंड या ग्रेफाइट भी पाया जाता है, मेटल सल्फाइड्स और कुछ ग्रेन सिलिकेट्स भी पाए जाते हैं। सबसे लास्ट में आता है स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट। तो भाई एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उन्होंने रिसेंटली स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट जो है को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जो है वो जारी की। तो इसमें बोला गया है कि 53 टाइगर रिजर्व्स तकरीबन इंडिया का 2.3 टोटल लैंड एरिया कवर करते हैं। इंडिया करंटली 75% वर्ल्ड की वाइल्ड टाइगर की पॉपुलेशन को भी होल्ड करती है, ठीक है। इसके साथ साथ सेंट्रल इंडिया और जो शिवालिक हिल्स हैं वो और गैंगेटिक प्लेन्स हैं, इनमें नोटेबल इंक्रीज देखा गया है। और एक कंसेप्ट आता है एम स्ट्राइप्स का, ठीक है, स्ट्राइप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये एक जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं जिससे रिमोट सेंसिंग के द्वारा, जिससे इस पूरी फील्ड की नॉलेज क्या करते हैं, ये कवर करते हैं। सबसे लास्ट में कुछ प्लेसेस की बात करेंगे भाई। हम प्लेसेस आ जाते हैं इंडिया की, जैसे कि इसमें सबसे पहले आ जाएगा भाई हमारा पैंगोंग सो लेक लद्दाख, यानी कि इंडिया और चाइना दोनों के दोनों इस लेक के नॉर्थ बैंक की तरफ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। धाला क्रेटर की बात करेंगे, अभी हमने बात की थी, यूरेलाइट मेटेरॉइड यहाँ पर धाला क्रेटर पे पाया गया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में, 4 सॉफ्ट रिलीज सेंटर्स चीतल्स के लिए यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं। अमरावती की बात करेंगे, महाराष्ट्र में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया गया। रुद्रगिरी हिलॉक गुंटूर आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो रॉक आर्ट का फ्यूजन यहाँ पाया गया है। उसके बाद पोरपना कोट्टई साइड तमिलनाडु की बात करेंगे तो संगम एज से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स यहाँ मिले हैं। हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की बात करेंगे कर्नाटक में, तो यहाँ पर 3rd G20 कल्चर ग्रुप मीट जो है वो कंडक्ट की गई। और फिर उसके बाद में कास्ट प्लेटू महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ के जो सेडिमेंट्स है उससे पता चला है कि इंडिया के समर मानसून में एक मेजर शिफ्ट देखा जा रहा है। फिर उसके बाद में आता है खदीर बेट और बेला रीजन कच्छ गुजरात, न्यू स्पीसीज ऑफ श्रब जो मैंने आपको बताया था वो पाई गई है। और परकची ग्लेशियर यानी कि लद्दाख likely to have 3 lakes of different dimensions due to rapid ice melt। वही अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में सबसे पहले ब्लैक सी आ जाता है। रशियन टर्मिनेटेड इट्स पार्टिसिपेशन इन ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। सूडान की बात करेंगे तो हैवी फाइटिंग रेज्ड अक्रॉस खर्टूम का जो इनका रीजन है यहाँ सूडान में। उसके बाद आखिरी बात तंजानिया की, तो फर्स्ट ओवरसीज आईआईटी कैंपस यहाँ पर बनाया सेटअप किया जाएगा। और इंडिया और तंजानिया जो है वो ट्रेड सेटलमेंट्स लोकल करेंसीज में स्टार्ट करने जा रहे हैं। सी ऑफ जापान की बात करेंगे तो चाइना और रशिया ने ज्वाइंट एयर और सी ड्रिल की। थाईलैंड की बात करेंगे तो बिम्स्टेक की मीटिंग यहाँ कंडक्ट की गई। फिलीपींस की बात करेंगे तो टाइफून डोक्सारी ने फिलीपींस को हिट किया। और फिर यहाँ बात करेंगे सोलोमन आइलैंड की, तो चाइना और सोलोमन आइलैंड्स ने डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट साइन की। कोकोस आइलैंड्स की बात करेंगे तो भाई इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट ने कोकोस आइलैंड विजिट किया। मोजाम्बिक की बात करेंगे तो भाई कैबो डेलकेडो गैस फील्ड ओएनजीसी की जो विदेश है बीपीसीएल है ना, इन्होंने प्रोडक्शन रिज्यूम किया। चैड की बात करेंगे तो भाई लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिफ्यूजीज इन वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका यहाँ पर पाए जाते हैं। और नाइजीरिया की बात करेंगे तो डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर फूड सिक्योरिटी। अर्जेंटीना की बात करेंगे सदर्न अमेरिका में, तो साइंड लेटर ऑफ इंटेंट विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू बाय हेलीकॉप्टर्स। पेरू की बात करेंगे, अगेन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, एक्सप्लोजन्स ऑब्जर्व्ड इन यूबिनस वोल्केनो। पैनामा की बात करेंगे भाई हम, अगर यहाँ पर आज इस इस्थमस में आ जाता है, ये नदर्न अमेरिका और जो साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। इंडिया एंड पैनामा साइंड एमओयू ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन। उसके बाद आइसलैंड की बात करेंगे तो 2200 अर्थक्वेक जो है वो 24 घंटे में ऑब्जर्व किए गए। ऑकने आइलैंड, इन्होंने बोला कि भाई हम यूके से अलग होना चाहते हैं। और ग्रीस जो है, ग्रीस की जो वाइल्ड फायर्स हैं वो रोड्स और कोर्सू तक पहुंच चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वर्ल्ड का था। अब सबसे लास्ट में मुद्दे की बात करूंगा तो भाई जीके लेवल अप बैच सीडीएस 2 2024 के लिए स्टार्ट होने जा रहा है 17 जून यानी कि मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 75 डेज का बैच रहेगा, टोटल 75 डेज का बैच रहेगा। मंडे से लेके सैटरडे तक आपकी क्लासेस होंगी। दिन में एक क्लास होगी सुबह 9 बजे से, सुबह 9 बजे से एक क्लास होगी। क्लास का ड्यूरेशन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे भी कई बार एक्सटेंड हो जाता है। कोर्स कंटेंट ऐसा ही रहेगा, यानी कि कोर्स कंटेंट आपका इंग्लिश में रहेगा। डिस्क्रिप्शन जैसे मैं अभी आपको कर रहा हूँ हिंदी में, कुछ इस तरीके से करूंगा।
ठीक है, तगड़ी मेहनत होने वाली है, नाम ही बैच का लेवल अप है, यानी कि आप सबको पता है कि CDS 2 2024 में किस तरीके से डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, सारे सब्जेक्ट्स का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता हुआ देखा जा रहा था। तो अब तो प्रीवियस हमारे कोर्स कंटेंट है उसके हिसाब से हम नहीं पढ़ सके, क्योंकि अगर हम उसको उसके हिसाब से पढ़ेंगे ना तो पॉसिबिलिटीज ये आ जाएंगी कि भाई एग्जाम आप उतने अच्छे मार्क्स से पास नहीं कर पाए। तो स्ट्रिक्ट नीड है लेवल अप करने की कि भाई हम सबको लेवल अप करना है ना। तो हम लोगों ने ऑलरेडी लेवल अप स्टार्ट कर दिया, यानी कि पॉलिटी का जो कंटेंट पढ़ाया था उसमें भी हो चुका है, ज्योग्राफी का जो पढ़ाया था करंट अफेयर्स में फ्लोरा में जो चल रहा है उसमें भी हो चुका है। यानी कि आगे आने वाले जो भी सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री से लेके, देखो पहले हम लोग ज्योग्राफी में 10+ लेक्चर्स करते थे, लेकिन इस बार 20+ लेक्चर्स हो रहे हैं। पॉलिटी में ही पहले हमारे 8 से 9 लेक्चर्स होते थे, लेकिन इस बार शायद मेरे ख्याल से 13 या 14 लेक्चर्स है। ठीक है, तो यानी कि यू कैन इमेजिन कि कंटेंट किस तरीके से हमारा इस बार बढ़ गया। तो भाई जिसको भी मेहनत करनी है 75 डेज की, ये फ्रेशर्स के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी है जो कहीं अच्छे से पढ़ नहीं पाए ढंग से, या फिर जिनको लगता है कि उनको अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है, यू कैन कम एंड ज्वाइन। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी हमारा फिलोरा बैच भी चल रहा है, लेकिन फिलोरा बैच में क्या है कि भाई हमारा कंबाइंड है, यानी कि इंग्लिश और जीके का ऑप्शन आपके पास है OTA के लिए। आप सिर्फ मैथ्स के लिए भी इनरोल कर सकते हैं, या फिर आप इन तीनों के लिए कंबाइंड के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, नंबर है 8839961158। आप इस नंबर पर DM कीजिए और आपको इनरोल करने के लिए फर्दर प्रोसेस बता दिया जाए। ठीक है, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोस इज स्ट्रिक्टली नीडेड, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि आप लोगों के लिए और ज्यादा ऐसे वीडियोस हम ला सकें। ठीक है, तो 17 जून इज द डेट जब हमारा लेवल अप बैच स्टार्ट होगा। डू इट ब्रो, जय हिंद।